Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics class 9th. We are solving its MCQs. Today we have to solve MCQs of unit number 3, which is dynamics. Question number 3.1. Encircle the correct answer from the given choices. Question number 1. Newton's first law of motion is valid only in the absence of options A, force, option B, net force, option C, friction, option D, momentum. हमसे ये कहा गया है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ वैलिड होता है जबकि एब्सेंस हो किस चीज़ की, ए पे कहा गया फोर्स की, बी पे कहा गया नेट फोर्स की, सी पे कहा गया फ्रिक्शन की और डी पे कहा गया मोमेंटम की. Now the Newton's first law of motion states that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force acts on it. So here is our answer, net force. कि in the absence of net force वो वैलिड होगा हमारा जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है. तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो बी पे दुरुस्त है, नेट फोर्स. हम इसके सामने जो डॉट है इसको ब्लैक कर देंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन नंबर ए फोर्स, नंबर बी नेट फोर्स, नंबर सी मास और नंबर डी वेलोसिटी. The Newton concluded that every body resists to change in its state of rest or of uniform motion in the straight line. He called this property of matter as inertia. तो inertia क्या है? मैटर की प्रॉपर्टी है. He related the inertia of a body with its mass. Greater is the mass of the body, greater is the inertia. So our correct answer is at C, mass. Inertia depends upon mass. Question number 3. A boy jumps out of a moving bus. There is a danger for him to fall. Option A, towards the moving bus. Option B, away from the bus. Option C, in the direction of motion. And option D, opposite to the direction of motion. अगर एक स्टूडेंट है, कोई लड़का है, चलती बस से जंप कर जाता है, तो उसके लिए क्या ख़तरा हो सकता है कि वो towards the moving bus गिरेगा, away from the bus गिरेगा, in the direction of the motion of the bus गिरेगा या opposite to the direction of the motion of the bus गिरेगा. When a boy jumps out of a moving bus and his feet touch the earth, the feet will become stationary. जैसे ही उसके पाँव ज़मीन के साथ लगेंगे वो stationary हो जाएंगे. But due to inertia, his body will continue its motion in the direction of the motion of the bus. लेकिन उसका बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही थी वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा इनर्शिया की वजह से. सो ही विल फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बस. तो वो बस की मोशन की डायरेक्शन में ही फॉल करेगा. तो हमारा आंसर जो करेक्ट है वो सी पे है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. क्वेश्चन नंबर 4. A string is stretched by two equal and opposite forces of 10 Newton each. The tension in the string is कि एक स्ट्रिंग है, दो फोर्सेस हैं, 10 न्यूटन की फोर्सेस हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वो उसको स्ट्रेच कर रही हैं दोनों एंड से पकड़ के. तो उसमें जो टेंशन होगी वो क्या होगी? ए पे हमें यह कहा गया कि 0 होगी, बी पे कहा गया 5 न्यूटन होगी, सी पे कहा गया 10 न्यूटन होगी और डी पे कहा गया 20 न्यूटन होगी. तो जो फोर्स ऑफ टेंशन होती है वो स्ट्रिंग के अंदर होती है और स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा एक ही होती है, दो टेंशन्स उसमें नहीं होती. व्हेन अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू आइदर ऑफ द फोर्स. तो वो उनमें से किसी एक फोर्स के बराबर होगा. क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो इसलिए किसी भी फोर्स को हम कह सकते हैं. इफ़ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ स्ट्रेच आर ऑफ 10 न्यूटन ईच, तो अगर वो हर एक 10-10 न्यूटन की हो, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 10 न्यूटन. तो स्ट्रिंग में टेंशन जो होगी वो 10 न्यूटन होगी. तो हमारा ऑप्शन जो है सी पे करेक्ट है. तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है कि ये आंसर कैसे है.
तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगली स्लाइड जो है मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा आप लोगों से ताकि इसको हम एक्सप्लेन कर सकें। तो अगली स्लाइड में हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये आपकी बुक में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है कि ये एक पुली है और पुली के साथ ये एक स्ट्रिंग जो है उसके ऊपर से गुजार के उसके साथ दो मासेस जो हैं वो अटैच किए गए हैं। इसको हमने कहा ये मास m1 है, इसको कहा हमने मास m2 है, और मास m1 जो है वो मास m2 से ज़्यादा है, इसलिए इसका वेट ज़्यादा होगा, इसका वेट कम होगा। तो ये स्ट्रिंग जो है वो इस तरफ को मूव करेगी डाउनवर्ड और इस तरफ को मूव करेगी अपवर्ड, यानी इधर को इसमें एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा, इधर में इसको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे m1 की जगह पे इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होगा m1g, और यहाँ पे m2 की वजह से इसके ऊपर वेट एक्ट कर रहा होगा m2g। ये हमने स्ट्रिंग में टेंशन दिखाई है, यहाँ पे इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में होगी और यहाँ पे इसमें टेंशन इस डायरेक्शन में होगी। और आप देखें इंटरेस्टिंगली हमने यहाँ पे इसको T1 और T2 नहीं कहा, हमने इसको यहाँ पे भी T लिखा, यहाँ पे भी T लिखा। इट मीन्स कि टेंशन जो है वो एक ही होनी है स्ट्रिंग में, यहाँ पे टेंशन अलहदा, यहाँ से पे टेंशन अलहदा नहीं होनी है। और इस आर्टिकल को जब हमने किया तो हमारी बुक में इसको बाकायदा से सॉल्व करके टेंशन के लिए एक एक्सप्रेशन निकाला गया था, और वो एक्सप्रेशन क्या था, T इज इक्वल टू 2m1m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। अब फ़र्ज़ कर लें हमने यहाँ पे दोनों तरफ एक जैसा मास लटका दिया और वो मास 1 kg का लटका दिया हमने। तो अगर मास 1 kg होगा तो उसका वेट कितना बनेगा, वो 10 kg बनेगा, 10 न्यूटन बनेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू mg होता है, m1 हो जाएगा, g की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो 10 न्यूटन वेट बन जाएगा। इसका मतलब 10 न्यूटन वेट इधर है, 10 न्यूटन वेट इधर है। अब दोनों तरफ 10-10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो टेंशन हम कैलकुलेट करेंगे तो इसी एक्सप्रेशन से कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास 2 आ गया, m1 जो है 1 kg है, m2 भी 1 kg है, m1 1 kg है, m2 1 kg है। तो ये 2 इंटू 1 इंटू 1 2 बन जाएगा, तो ये 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, और 2 2 के साथ कट के हमारे पास 1 आ जाएगा, तो T इज इक्वल टू जी आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 10 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन जो है 10 न्यूटन होगी, यहाँ भी 10 न्यूटन होगी, यहाँ भी 10 न्यूटन होगी। अब अगर हम ये मास जो है इसको डबल कर देते हैं, 2 kg कर देते हैं, तो इसका वेट जो है ये 20 न्यूटन बन जाएगा, इसका वेट भी 20 न्यूटन बन जाएगा। तो इसका मतलब अब इधर भी 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, इधर भी 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो अब उसी एक्सप्रेशन से हम टेंशन निकालें अगर, तो यहाँ पे 2 m1 2 हो गया, m2 भी 2 हो गया, m1 2 हो गया और m2 भी 2 हो गया। ये 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8 बन जाता है, और ये 2 प्लस 2 4 बन जाता है, 4 2s are 8, तो ये 2g बन जाता है, और जी की वैल्यू 10 पुट करें तो 20 न्यूटन। इसका मतलब टेंशन 20 न्यूटन होगी, यहाँ भी 20 न्यूटन होगी। तो आपने देखा जितनी जितनी फोर्स लग रही है दोनों तरफ, इधर भी 10 न्यूटन थी, इधर भी 10 न्यूटन थी, लेकिन टेंशन कितनी निकली, 10 न्यूटन। तो जब 20 न्यूटन फोर्स लगी तो टेंशन कितनी निकली, 20 न्यूटन। तो सेम केस होता है जब ये स्ट्रिंग जो है ये पुली के ऊपर से ना गुजर रही हो, हम इसको दोनों एंड से पकड़ के इसको स्ट्रेच कर रहे हों, तो दोनों एंड पे टेंशन जो है, लेफ़्ट एंड पे हम स्ट्रेच कर रहे होंगे 10 न्यूटन फोर्स से, तो राइट साइड को 10 न्यूटन टेंशन होगी उसमें, और लेफ्ट जब हम राइट साइड से उसको स्ट्रेच कर रहे हैं 10 न्यूटन से, तो लेफ़्ट साइड की तरफ टेंशन होगी 10 न्यूटन। तो थ्रू आउट द स्ट्रिंग जो है वो टेंशन जो है वो 10 न्यूटन ही रहनी है, उसने ना ज़ीरो होना है और ना उसने ऐड होकर डबल होना है। तो इसलिए जितनी फोर्स होगी स्ट्रेच करने के लिए दोनों एंड पे लगेगी, उतनी ही उसमें टेंशन होगी। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो ये है कि आइदर फोर्स के बराबर उसमें टेंशन होती है। क्वेश्चन नंबर 5, द मास ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, बी पे ऑप्शन है, डी पे ऑप्शन है डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, और डी पे ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मास जो है वो बॉडी का वो कांस्टेंट होता है, वो हमारी ज़मीन पे पड़ा हो तो तब भी उतना ही है, अगर हम उसको चांद पे ले जाएंगे तो तब भी उतना ही है, उस जबकि वेट जो है वो चेंज होता है। लेकिन मास जो है उसमें हमें ये कहा गया कि व्हेन एक्सेलरेटेड डिक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड, इंक्रीजेज व्हेन एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड का मतलब होता है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही हो, डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी, नन ऑफ दिस। तो जब हम किसी मास को मूव करते हैं तो आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि जब वो बहुत ही हाई वेलोसिटी से मूव करेगा, यानी इतनी वेलोसिटी के कंपेरेबल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए,
तो फिर उसके मास में चेंज आती है और वो मास फिर इंक्रीज़ करता है। लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया डिक्रीजेज व्हेन मूविंग विद हाई वेलोसिटी। तो हमारी ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो करेक्ट नहीं है, इसलिए हम नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करेंगे कि ये करेक्ट है कि मास जो है वो कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6. Two bodies of masses m1 and m2 attached to the ends of an inextensible string passing over a frictionless pulley such that both move vertically. The acceleration of the body is. acceleration क्या होगा, ये आपकी बुक में ये टॉपिक डिस्कस किया गया है, मैंने आपको डायग्राम भी दिखाई है पिछली स्लाइड में। तो ये उसमें 3.8 इक्वेशन जो है वो ड्राइव की गई है एक्सेलरेशन के लिए, और वो एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन आती है वो है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हमारी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है बी के ऊपर, तो इसलिए हमारा बी वाला आंसर जो है वो करेक्ट होगा, इसको हम ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट कौन सा है। ए पे ऑप्शन दी गई न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जो है वो वर्क के लिए यूनिट होता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है, तो न्यूटन मीटर जो है वर्क के लिए यूनिट है, जूल बनता है ये। बी पे ऑप्शन दी गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स के लिए यूनिट है, एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो मास के लिए केजी और ए के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये फोर्स का यूनिट हुआ। सी पे हमें ऑप्शन दी गई न्यूटन सेकंड, ये यूनिट जो है ये मोमेंटम के लिए यूज़ होता है। डी के ऊपर ऑप्शन दी गई न्यूटन पर सेकंड, तो ये हमारी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कैसे करेक्ट है, ये मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो इसका यूनिट लिखेंगे तो एम का यूनिट क्या है केजी, वेलोसिटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड। ये यूनिट भी मोमेंटम के लिए इस्तेमाल होता है और ये भी ऑप्शन में दिया जा सकता है आपको। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, न्यूटन सेकंड के फॉर्म में। कैसे, हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड की जगह पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं, तो क्योंकि हमने इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लिया है तो इसलिए हमें इसको सेकंड से मल्टीप्लाई करना है। तो जब ये एस की पावर -2 और एस की पावर 1 मल्टीप्लाई होंगे तो एस की पावर -1 ही बनेगी, तो यानी इसी को हमने यूँ लिखा है यूँ। लेकिन ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये न्यूटन हो जाता है, तो इसको हम न्यूटन लिख लेते हैं, तो ये सेकंड बाकी रह जाएगा। तो इसलिए मोमेंटम का यूनिट आम तौर पर न्यूटन सेकंड यूज़ किया जाता है, न्यूटन सेकंड। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो सी वाला करेक्ट है, इसलिए सी के सामने जो डॉट है इसको हम ब्लैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. व्हेन हॉर्स पुल्स अ कार्ट द एक्शन इज ऑन द, कि एक हॉर्स है वो कार्ट को पुल कर रहा है तो एक्शन किस पे होगा। व्हेन द हॉर्स विल पुल द कार्ट द एक्शन विल बी ऑन द अर्थ एंड द कार्ट बट द रिएक्शन इज ओनली फ्रॉम द अर्थ विच मस्ट बी सच टू ओवरकम द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार्ट। तो कार्ड के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी उसको भी ओवरकम करना है, किसने, वो जो रिएक्शन आएगा अर्थ की तरफ से। तो इसलिए हॉर्स को हार्ड पुल करना पड़ेगा अर्थ को, ताकि उसके ऊपर जो रिएक्शन की फोर्स लगे वो फोर्स जो है वो कार्ड के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है उसको भी ओवरकम कर सके और कार्ड मूव कर सके। तो जो हॉर्स है वो एक्शन लेगा, वो कार्ड के ऊपर भी एक्शन लेगा और वो अर्थ के ऊपर भी एक्शन फोर्स लगाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो डी वाला करेक्ट है, अर्थ एंड कॉर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर्स फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड बिटवीन मेटल प्लेट्स। मेटल की प्लेट्स हों, उनके दरमियान क्या चीज़ जो है उसको हम पुश करें कि उनकी फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए, फ्रिक्शन को हमने लोअर करना है। तो आपको मालूम है ऑयल इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट to reduce friction of force of friction between machine parts such as engine etc. तो आप मोटरसाइकिल में इंजन ऑयल डलवाते हैं, आप गाड़ियों में इंजन ऑयल डलवाते हैं, इसलिए कि इंजन में मेटल के पार्ट्स होते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ रब होके चलना होता है, तो उनमें फ्रिक्शन होती है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम उनमें क्या डालते हैं, ऑयल डालते हैं। तो एयर तो वैसे ही मौजूद होती है और पानी डाला नहीं जाता, पानी फ्रिक्शन को लो नहीं करेगा, तो ऑयल यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट के तौर पर सारी मशीनों में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो डी पे यूज़ करेक्ट है, यानी ऑयल यूज़ करेंगे हम। स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर नंबर 3। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बाकी के चैप्टर्स की भी इस तरह की वीडियो मिलती रहें। और
ख़ुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों को भी दावत दें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।